हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन के अंतर्गत भौतिकी विज्ञान मतलब कि फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसको H से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, परंतु इसके आइसोटोप्स में मतलब कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य की। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दूरी की इकाई है। और 1 प्रकाश वर्ष इक्वल्स टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज में। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी और इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है और f इज इक्वल टू होता है 1/t। मीटर पर सेकंड में चाल या वेग को मापा जाता है, रेडियन में एंगल को मापा जाता है और वाट में शक्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और इसका सूत्र है SiO2। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी और इसे Hz से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ट्ज होता है और उसको Hz से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाट। और एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का इकाई है, वोल्ट जो है वो वोल्टेज का इकाई है और कूलम्ब जो है वो चार्ज मतलब कि आवेश का इकाई है। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य सीमा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विजिबल लाइट दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब कि विजिबल लाइट जिसको हम लोग देख सकते हैं उसका तरंगदैर्घ्य सीमा जो है वो 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम के मध्य का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस पारस में दिखता है? पारस का मतलब हो गया स्पेक्ट्रम, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 400 से 700 नैनोमीटर और यही रेंज जो है आपका विजिबल लाइट का भी है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है, पायरोमीटर से टेम्परेचर और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, दाब का इकाई है, तो दाब का इकाई है यहाँ पर न्यूटन पर वर्ग मीटर, ऑप्शन ए। प्रेशर P इज इक्वल टू होता है फोर्स पर एरिया, अप्लाइड फोर्स पर एरिया, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है, तो यहाँ पर जो पहले आप लोगों को बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन बाय मीटर स्क्वायर। मास को हम लोग केजी में लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर।
तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा kg पर सेकंड स्क्वायर मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि का मतलब है जिसमें दिशा नहीं है, सिर्फ उसका परिमाण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बल, वेग और त्वरण को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इन तीनों को हम लोग सदिश राशि में रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकृति। देखिए, विकृति का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के स्ट्रक्चर में तो उसके मूल स्ट्रक्चर से जो भी उसमें परिवर्तन आता है उसको हम लोग विकृति बोलते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। और दाब का मात्रक होता है पास्कल, बल का मात्रक फोर्स, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से कम है, तो ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होता है, तो ये कथन सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम है और इसकी आवृत्ति जो है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है और इसकी आवृत्ति जो है वो न्यूनतम होती है। तो यहाँ से आप लोग एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, तरंग दैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ वो फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। किसी भी परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अगला प्रश्न है, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन होने को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। संघनन मतलब कि गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होना। वाष्पन हो गया तरल से सीधे गैस में परिवर्तित होना। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आवेशित कण हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनरेशन, जिसका मतलब होता है पीढ़ी। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिग्स बोसन। और गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता हैं पीटर डब्ल्यू हिग्स और डब्ल्यू एंगलर्ट। इन्हें 2013 में भौतिकी विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। गॉड पार्टिकल की सर्वप्रथम परिकल्पना 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सन 1930 में। और सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए दी गई थी। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 104 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन होता है F इज़ इक्वल टू 9/5C + 32। अब यहाँ पर हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर 40 पुट करेंगे तो F का वैल्यू हो जाएगा 9 × 8 + 32। इसको कैलकुलेट करके आएगा 104। अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है लोलक की काल अवधि, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि लोलक का जो काल अवधि होता है वो t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है, और ये जो है t जो है वो √L के प्रोपोर्शनल है। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है, तो इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान और त्वरण का। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण। और फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और CGS यूनिट डाइन होता है। अगला प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए v - u/t। वेग की परिवर्तन की दर चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और t यहाँ पर टाइम है। एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर/सेकंड²। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब परिमाण हो उसमें दिशा नहीं हो। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, बल में भी परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयतन में सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा का वर्णन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। संवेग इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी। तो संवेग और वेग के अनुपात से हम लोग मास को मतलब के द्रव्यमान को प्राप्त कर सकते हैं। और संवेग का SI यूनिट होता है kg मीटर/सेकंड। संवेग का SI यूनिट kg मीटर/सेकंड और वेग का होता है मीटर/सेकंड। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1000 मीटर, 1000 मीटर। और 100 मीटर हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 डेकामीटर, और 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर। अगला प्रश्न है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 10⁻⁻6 ग्राम को हम लोग माइक्रोग्राम कह सकते हैं, 10⁻⁻9 ग्राम को हम लोग नैनोग्राम कहेंगे, और 10⁻⁻15 ग्राम को फेम्टोग्राम कहेंगे। अगला प्रश्न है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार के द्वारा लग रहा बल, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लिफ्ट के 9.8 मीटर/सेकंड² के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य।
देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें कणों के कंपन से तरंग जो है वो संचारण करती है, और ध्वनि को संचारण के लिए कणों की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस, द्रव और गैस, इसमें ध्वनि तरंगे संचारण कर सकती हैं, परंतु वैक्यूम में ध्वनि तरंगे संचारण नहीं कर सकती हैं क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का कण मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, क्योंकि नेफ्थलीन बॉल जो होता है वो ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और रेत जो है एज इट इज रह जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाट। एम्पेयर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का इकाई है, वोल्ट जो है वो वोल्टेज का, और कूलम जो है वो चार्ज का इकाई है। अगला प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनेमो बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। 1 यूनिट बराबर होता है किलोवाट प्रति घंटा। 100 वाट के बल्ब को अगर हम लोग 10 घंटे तक जलाते हैं तो 1000 वाट का पावर खर्च होता है, तो इसका जो यूनिट खर्च होगा वो 1 यूनिट खर्च होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोधक का मान एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो सबसे पहले समांतर प्रतिरोध के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि समांतर प्रतिरोध का मतलब होता है 2 पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोग का करंट अगर जा रहा है और एक का वाट जो है वो 2 किलो ओम दिया हुआ है और दूसरे का हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.403 किलो ओम। तो हम लोग यहाँ पर से दूसरे प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो दूसरे प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम लोगों को इसका पहले फॉर्मूला जानना होगा। तो 2 समांतर प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस वैल्यू से हम लोग, इसके कैलकुलेशन से हम लोग जो है दूसरे प्रतिरोध का वैल्यू निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू हो जाएगा 1.403 और यहाँ पे R1 में 2 किलो ओम का वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका सही उत्तर आता है कैलकुलेशन के बाद ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। और ये क्वेश्चन पिछला साल पूछा जा चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो, तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी। और विद्युत मोटर जो है वो जनरेटर या डायनेमो से अपोजिट काम करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और जनरेटर या डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एमीटर। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है और पोटेंशियोमीटर से किसी सेल के ईएमएफ को मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एमीटर। सेम क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ है और 2019 में भी पूछा हुआ है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक का लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। देखिए, लेंस के पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है D = 1/f, और यहाँ पर D का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो F का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 0.5 मीटर, क्योंकि फोकस दूरी जो है यहाँ पर मीटर में लिया जाता है और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे के वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह कर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें सर्जित करती है, और ये पराबैंगनी किरणें जो हैं नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत से मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका सिंबल U होता है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। पीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। यदि सर्किट में ओवरलोडिंग होता है, ओवरलोडिंग के कारण वहाँ का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, फ्यूज़ का तार टूट जाता है और हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नुकसान होने से बच जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शून्य प्रागम्यता। अतिचालक पदार्थ चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेती है और अपने भीतर इसे प्रवेश करने नहीं देती है, अतः इसकी चुंबकीय प्रागम्यता जो है वो शून्य होती है। अतिचालक का विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पास होता है। और सुपरकंडक्टर मतलब अतिचालक का उदाहरण है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम डाइबोराइड और नायोबियम। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घटता है। सामान्यतः जो है अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, परंतु जैसे ही इसका टेम्परेचर, इसे गर्म किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध घट जाता है और ये एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। अगला प्रश्न है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं।
कमरे में रखा फ्रिज का दरवाज़ा खोलने से कमरे का टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण कमरा गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। दो उत्तरोत्तर श्रृंग की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी को हम लोग जो है वेवलेंथ कहेंगे, और इस पॉइंट के मैक्सिमम हाइट को जो है हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे, और इसके रिपीटेशन को हम लोग आवृत्ति मतलब के फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश का एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सी नहीं बदलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का लेंस से बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस से। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। दूरदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, और इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में अनुमानता वेग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 330 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली में ध्वनि का वायु में जो वेग है वो है 332 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल में वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं में प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देता है। इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और इसका आयतन जो है वो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 122 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव का कारण आणविक आकर्षण है और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, मतलब कि विस्कोसिटी होती है, तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी शहद की होती है और विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है पास्कल सेकंड। इसका सीजीएस यूनिट पॉइज होता है। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। इसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं है, अतः सूरज द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है,
सौर ऊर्जा निम्न में किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य से। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाभिक के संलयन से। नाभिक के संलयन जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक का रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिक के संलयन कहते हैं। और सूर्य में दो हाइड्रोजन संयुक्त होकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और नाभिक के संलयन से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्लूटो पर। प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होने का कारण है प्लूटो की सूर्य से दूरी। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, मगर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जो इसके नज़दीक है वो है 8.5 मिनट, तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। और यहाँ पर चारों में से किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास पांचवा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फास्ट, बेसिक, सी और फॉर्ट्रैन। ये तीनों जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर में समानतः दो तरह का अर्धचालक प्रयोग होता है, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक का अवयव है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाभिक के विखंडन पर। नाभिक के विखंडन का मतलब है जब एक भारी परमाणु हल्के परमाणुओं में टूटता है तो इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रेडॉन। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 वाट के मापन पर आधारित होता है। बिजली का खपत बिल जो है किलोवाट प्रति घंटा से मापा जाता है, मतलब कि वाट पावर के खपत से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु भार 238.08, इसका एटॉमिक नंबर 92 और इसे कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
10 जुलाई 1992 में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।